ही रहे। उसमें से जो लेक्चर हिंदी मराठी का है, एक्चुअली आपका टाइम टेबल चेंज होने वाला है मंडे से, तो या हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे ये, क्योंकि ये जो टाइम टेबल आपका अभी दिया गया ना पिछले साल का था, तो आपका टाइम टेबल चेंज होगा, वापस से बनेगा, उसके अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन जब तक चेंज नहीं होता यही फॉर्मेट चलने वाला है। उसमें से आलिया आपको ये काम करना है कि जो भी फर्स्ट लेक्चर के अंदर जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, आपको स्क्रीनशॉट आप लेते हो, आपके पास रिकॉर्ड तो आ ही जाता है कौन प्रेजेंट था, तो आपको वो मुझे रोज भेजना है फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर को कौन भेजेगा? आप भेजोगे। सेकेंड लेक्चर का आप जैनब आप मुझे भेजोगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं, एक काम दे रही हूँ, ठीक है? जिस तरीके से क्लास हैंडल करने के लिए मॉनिटर्स होते हैं ना, वैसे ये काम हैंडल करने के लिए मैं आप लोगों को ये काम दे रही हूँ और जिम्मेदारी के साथ का। तो पहले लेक्चर का आलिया आप मुझे सेंड करोगे रोज बगैर मेरे पूछे। सेकेंड लेक्चर का जैनब आप दोगे। स्क्रीनशॉट आप सिर्फ निकाल लो, में आपको सारा मिल जाएगा। थर्ड लेक्चर के लिए मैजबिन आप मुझे सेंड करोगे, मैजबिन शेख, ठीक है? थर्ड लेक्चर। फोर्थ के लिए समरी आप मुझे सेंड करोगे रोजाना, फोर्थ लेक्चर रोजाना, ठीक है? एक भी दिन मिस नहीं करना। फिफ्थ लेक्चर के लिए कहकशा आप करोगे, ठीक है? तो जिसको जिसको कहा गया है बाकायदा वो नोट डाउन करते जाइए। ओके, ये स्टूडेंट प्रेजेंट है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ना, मॉर्निंग में आप लोग ज्यादा रहते हो, ठीक है? हम यही स्कूल में ही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हमको पता होता है कौन फर्स्ट लेक्चर है, कौन सेकंड में आ रहा है, कौन थर्ड में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मोस्टली लास्ट के लेक्चर जैसे जैसे बढ़ते हैं, एक एक दो करके गायब होते होते बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस लेक्चर के अंदर गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था आपके रजिस्टर के अंदर उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस डाली जाती है जो पांचों के पांचों लेक्चर में होते हैं। एक भी लेक्चर आपका गया मतलब आप प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा ना फर्स्ट सेकंड टोटल 5 लेक्चर्स में कौन था, इसलिए मैंने आपको काम डिवाइड किया हूँ। तो इस अटेंडेंस का भी अपना ख्याल रखिए और जिनको काम दिया गया वो रोजाना मुझे सेंड करें। जी मिस। टू द टॉपिक आ जाते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे? ऑल ऑफ दिस सेट प्रॉपर्टी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी। नोटबुक और टेक्स्ट बुक को कुछ भी कोई चीज सामने ना रहे, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे वो था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में और बाकी के चैप्टर के में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो कल हमने हेरिडिटी स्टार्ट किए थे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? निदा वीडियो ऑन रखिए। मिस मैं बोलूं? यस बोलिए। Heredity is the biological character one generation to another generation via genes. ट्रांसफर हो, ट्रांसफर आपने बोलना भूल गए। मैं बोलूं? बता सकता चलेगा। डेफिनेशन याद की बहुत अच्छी बात है। तो अपनी लैंग्वेज में बता, मास आप बता सकते हैं हेरिडिटी कहते हैं। जो आपको समझा हो वो बताइए। मैं बताऊं? मिस जब एक मिस मैं बताऊं? ये बोलिए। मीन्स जब एक फर्स्ट जनरेशन से जो उसके जीन्स होते हैं वो कॉपी होके सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, तो हेरिडिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही। अनम आप बोल सकते हो, मुस्कान आप बोल सकते हो, जो आपको समझे वो बताइए। बस बोलिए। ये जो फर्स्ट जनरेशन रहती है उसमें जो जीन्स रहते हैं वो कॉपी करके सेकेंड जनरेशन में आते हैं। बिल्कुल सही। तो इसीलिए उनका जो बिहेवियर होता है पहले जनरेशन का दूसरे जनरेशन का भी बिहेवियर वैसे ही होता है, दिखाई भी लगभग वैसे, है ना? लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स से जिसके भी तरह दिखते हैं पूरे के पूरे हूबहू उन्हीं के जैसे दिखते हैं क्या? कि कुछ चीजें उनके कुछ चीजें हमें ये समझ में आया कि पेरेंट्स का पूरा जीन्स नहीं आ जाता है कॉपी होके, कुछ जीन्स ही कॉपी होके आते हैं, इसीलिए कुछ चीजें ही हमारे सेम दिखती है। अंडरस्टूड? समझ में आ गई ये बात? चलिए अब हम ये सीखने वाले थे कि वो कॉपी होके हमारे अंदर कैसे आते हैं। तो वो जो प्रोसेस है ना, उनके अंदर कॉपी होके फिर हमारे अंदर भी वही चीज आना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से सुनिए, ये वर्ड जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
कौन सी क्लास? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। नीचे देखिए कोई और टीचर रहेंगे ना, मोइन खाली कहाँ पे? हमें ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी में वो जीन्स है कहाँ, या हमारे पेरेंट्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जीन्स कहाँ पर होते हैं। तो ये भी हमने 9th में देखे, एक छोटा सा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल, सेल, सेल है ना। सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें से एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या? डीएनए, 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 राइबोसोम, न्यूक्लियस। प्लीज दोबारा बोलिए। हमारा सेल हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा सेल। इतना बड़ा नहीं होता है, पर आज हम इतना बड़ा करके उसको जूम करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो ये हो गया हमारा सेल। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें 8th में पढ़ चुके हैं ना, लाइसोसोम और बहुत सी चीजें। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो कि किस शेप का दिखाई देता है? क्रोमोसोम कौन से शेप में होता है? धागे की शेप में होता है। धागे, धागे, धागे एकदम शेप का दिखाई देता है। थ्रेड लाइक। हाँ मिस, धागा धागा तरीके से होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। हाँ मिस। ठीक है, अभी तो क्रोमोसोम है ना, ये आप देखोगे ना तो पूरा ऐसा लिखा हुआ है धागे की तरह गोल। हाँ। तो जब आप इसको खोल के देखोगे ना, तो आप यहाँ से ओपन करो, अगर इसको हम खींच के देखें क्या है उसके अंदर? डीएनए, 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 डीएनए। देखिए, एक छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं? डीएनए, डीएनए, जीन्स, 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 होता है बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी ये सेल्स है, हमारे हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। कोई मुझे बता सकता है हमारे एक सेल के कितने क्रोमोसोम होते हैं? हम इंसानों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 में नहीं, 22 नहीं, 22 नहीं, 23 पेयर्स होते हैं। यस, बिल्कुल सही, 23 पेयर्स होते हैं, बिल्कुल सही। 23 पैर मतलब, पैर का मतलब क्या होता है? जोड़ी, जोड़ी। हाँ मिस। होती है, या फिर आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम होता है। हम इंसानों के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है, यानी कि हमारे एक न्यूक्लियस में ऐसे कितने क्रोमोसोम रहेंगे? ऐसे 46 क्रोमोसोम रहेंगे। हाँ। खोल के देखिए तो हर एक क्रोमोसोम को खोलने पे क्या दिखाई देता है? ऐसे ऐसे रिबन की जैसे शेप में। हाँ। जिसका डीएनए, और डीएनए के हिस्से को हम कहते हैं जीन। और ये जीन्स पेरेंट्स से हमारे अंदर कॉपी होकर आते हैं। किन कैरेक्टर्स है वो हमारे अंदर आते हैं, इसलिए हम बहुत हद तक उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो ये समझ में आ गया हमारी बॉडी में जीन कहाँ है? हाँ मिस। जी मिस। मतलब डीएनए कितना फेस आपको मेरा दिखता है, या आपका फेस मुझे दिख रहा है, उसमें कितने करोड़ों जो है वो सेल होंगे। हर एक में न्यूक्लियस होगा,
हर एक हाँ, उसके अंदर क्रोमोसोम होगा। 46 46 46 कितने सारे क्रोमोसोम होंगे। हर एक क्रोमोसोम हाँ, में डीएनए लपटा हुआ है, हर एक डीएनए होगा। और डीएनए हाँ, छोटे से हिस्से को तो डीएनए के इस तरीके से हमें नजर नहीं आ रही, उसको भी इतनी बारीकी और इतनी खूबसूरती के साथ उसको डिजाइन किया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे अगर आपको बताऊं ना, तो देखिए आपको पता होगा कि हमारा फिंगरप्रिंट, आपको पता है ना आजकल हम लोग फिंगरप्रिंट का यूज हाँ, करते हैं उनके लिए, या कहीं कोई डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट आधार कार्ड बनाना तो फिंगरप्रिंट देते हैं। फिंगरप्रिंट क्यों देते हैं? क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि ये सबका अलग होता है। किसी का दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसका फिंगरप्रिंट सेम हो। आप अगर बहुत ध्यान से देखो, अपने अंगूठे को ध्यान से देखिए, सब लोग लाइंस होती बारीक बारीक। हाँ, ऐसे का फिंगरप्रिंट मानिए, जब से ये दुनिया बनी है तब से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसका ये फिंगरप्रिंट सबका सेम हो, कोई भी ऐसा नहीं है। किसी का भी ये मैच नहीं करता, सबका अपना खुद का वो फिंगरप्रिंट। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, वैसे हमारे डीएनए जो है ना, डीएनए अभी हमने पढ़े हर एक सेल में डीएनए होता है, तो डीएनए भी किसी इंसान का दूसरे इंसान से कॉपी या सेम टू सेम बिल्कुल नहीं होता, सबका अपना खुद का होता है। समझ रहे हो? फिंगरप्रिंट सबका अपना खुद का मैच नहीं करेगा। तो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे आगे, तो वो सबका अपना खुद का होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता, हूबहू मैच नहीं करता। कुछ चीजें मैच करती है लेकिन सेम टू सेम मैच नहीं करता। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन किस तरीके से जीन्स पकड़ के हमारी बॉडी में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है अमान? मैं स्लो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया कहाँ पे हमारा डीएनए जीन कहाँ पर होता है बॉडी में? कमर वीडियो ऑन रखिए। सदफ समझ में आया? इकराम? हाँ, ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप लोग। इसको शॉर्ट में हम लोग समझेंगे पहले। ये हो गया हमारा सेल। सेल के अंदर अगेन हमने पढ़ा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब हमारे सेल के अंदर ना डीएनए के अलावा एक और चीज रहता है जो कि उसी के नाम से मिलता जुलता है। डीएनए के अलावा और क्या रहता है? आरएनए। हमारे होता ही है, साथ में आरएनए भी होता है। ठीक है, लेकिन डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों के अंदर? डीएनए और आरएनए में फर्क हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का, और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर आरएनए का ना सिंगल होता है। यस, बिल्कुल सही आप जो कह रहे हो, यानी आपको कुछ तो समझा है। डीएनए जो होता है ना डबल हेलिक्स होता है। ये वर्ड मैंने आपको पिछले साल भी बोली थी, याद रखो। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब देखिए जैसे दो धागे हैं, इवन जो गर्ल्स हैं वो अपनी चोटियों का भी एग्जांपल ले सकती हैं। हाँ, दो धागे कैसे लपेटते जाते हैं, चोटियां कैसे लपेटते जाते हैं, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स। हाँ मिस, डबल और आरएनए का सिंगल। ठीक है, तो डीएनए जो है ना डबल हेलिक्स होता है, उसको डबल हेलिक्स कहते हैं क्योंकि दो स्ट्रैंड होते हैं ना, उसमें घूमे हुए होते हैं। हाँ आरएनए मिस, और आरएनए का सिंगल। सिंगल रहता है। सिंगल एकदम रहता मिस।
ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है और हाँ मिस। आरएनए आरएनए होता है सिंगल। सिंगल। इतना समझ में आया? तो हमें Yes, यही yes. देखना है सेल में डीएनए कहाँ पर होता है और आरएनए कहाँ पर RNA. होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है ना वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए और आरएनए में से डीएनए कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए कहाँ होता है? के अंदर। यानी न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर यानी सेल के बाहर यानी सेल में लेकिन और चीज पढ़े थे कि आरएनए की तो 3 टाइप होती है ना, 3 टाइप पढ़े थे हमने लास्ट ईयर। कौन सी 3 टाइप किसको याद है? किसी को याद है आरएनए की 3 टाइप? चलिए यहाँ पे मुझे लेक्चर एंड करना। लिसन लिसन, यहाँ लेक्चर एंड करना पड़ेगा। आपको भी पता होगा ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि 12 बजे तक की लेक्चर रहेगा। स्कूल जो है 12 बजे तक चालू रहेगी क्योंकि मैनेजमेंट में हमारे स्कूल के किसी का इंतकाल हो गया है, तो इसके लिए जो है 12 बजे तक की आज मैं क्लास भी 12 बजे तक की ले सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकती हूँ। तो आपका होमवर्क क्या है? आप 9th के टेक्स्ट बुक में जो 16th चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन था उसमें पढ़कर आइए डीएनए के बारे में। लिख लीजिए, पेंसिल से लिखिए फटाफट। डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और आरएनए की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप होती है उसका फुल फॉर्म। फिर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से टाइप, डीएनए आप पढ़ोगे ना तो उसमें नाइट्रोजन बेस आपको याद आएगा। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से टाइप के नाइट्रोजन बेस डीएनए में होते हैं, कौन से टाइप के नाइट्रोजन बेस आरएनए में होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मुझे लेक्चर एंड करना पड़ेगा।